नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी वर्सिटी पर। बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है और जाहिर सी बात है कि मुलाकात कुछ ख़ास है। और ख़ास ये है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं बल्कि हम लोग यहाँ सेलेक्ट होने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने हमें डॉक्टर अंसारी को जो सर्वोच्च मुकाम दिलाया है, जो ऊंचा स्थान दिलाया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और कोशिश करूंगा कि इस वैकेंसी में आप बेहतर से बेहतर अध्यापन द्वारा अपने को मजबूत करें और किसी भी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें और सफलता प्राप्त कर ज्वाइन करें। और हमारे संस्थान को, हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब आपका है, ये समेकित रूप है, हमारे संस्थान को गौरवान्वित करें। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। यह व्याकरण अध्यापन परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कह लें कि आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस व्याकरण में वह नहीं पढ़ेंगे जो बाकी लोग पढ़ते हैं। हम उन कमियों को समझेंगे जहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं। पढ़ना तो सब जानते हैं, क्या पढ़ना चाहिए इस पर हम लोग बात करेंगे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। व्याकरण अथाह है, महासागर है। हमें उस महासागर से उन मोतियों को चुनना है जो हमारी सफलता को और चारों दिशाओं में फैला सकें। इसलिए हमें आज की इस कक्षा से इस तरीके से मजबूत बनना है कि किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण का कोई भी प्रश्न आए तो आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखे, न कि तनाव देता हुआ। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं आपके इस अपने हिंदी वर्सिटी चैनल पर आज से हिंदी व्याकरण। साथियों, हिंदी व्याकरण यूँ कह लें कि संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू, और जब मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू में अरबी, फ़ारसी, तुर्की और तमाम देशज शब्दावलियों से पूरा भरा भाषा से संबंध में मैं बात करता हूं। तो हिंदी व्याकरण इन तमाम भाषाओं का एक समुच्चय है और उन भाषाओं के व्याकरण को समझे बिना हम हिंदी भाषा के व्याकरण को नहीं समझ सकते। जबकि इस व्याकरण का आधार संस्कृत भाषा का व्याकरण है, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण के मार्फत हम लोग हिंदी भाषा के व्याकरण को समझेंगे और साथ साथ अंग्रेज़ी, उर्दू या अन्य देशी विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनके प्रयोग पर भी बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी, अर्थात व्याकरण की हिंदी, या वह हिंदी व्याकरण जो तमाम परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सामान्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि पढ़ने के बाद आपको कतई नहीं लगेगा कि यह गरिष्ठ है, बल्कि बहुत इजी, बहुत आसान, जो हम लोग अपने इस हिंदी वर्सिटी चैनल पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला की बात करेंगे। साथियों, हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है वर्णों से बनी हुई है, या यूँ कहिए कि वर्णों की माला है। हमारी वर्णमाला 52 वर्णों का समूह है। इसीलिए इस समूह को हम लोग समूह ना कह करके बल्कि माला कहते हैं, अर्थात वह वर्णों की माला जिससे हमारी भाषा समृद्ध होती है, जिससे हमारी भाषा मजबूत बनती है। अब प्रश्न ये बनेगा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो एक बात जान लीजिए, वर्णमाला में जितने अक्षर हैं और वह अक्षर शब्दों की संरचना बनाते हैं, उतने ही अक्षर ताश के पत्ते भी होते हैं। ताश के पत्तों की संख्या भी 52 होती है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या भी 52 होती है। और प्लेइंग कार्ड में जितना मज़ा आता है लोगों को, उससे कई गुना मज़ा आपको इस वर्णमाला में भी आएगा जो हिंदी की वर्णमाला है। कारण हमारे यहाँ अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म को अक्षर भी कहा गया है और अक्षर हमारे यहाँ वर्ण को भी कहा गया है। अक्षर क्षरण न होने वाला, नष्ट न होने वाला, वर्ण अर्थात रंग। अब हमारे यहाँ लेखन की परंपरा जब भारत में आई, जब शुरू में, तो हमारे यहाँ जानते ही हैं भारतीय संस्कृति में या तमाम संस्कृतियों में जब जाति व्यवस्था नहीं थी
तो रंग को लेकर भेद किया जाता था। गाना भी है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो हम भारतीय दिल से नाता रखते हैं, उनको भुला करके हमने वर्णों की बात की, अक्षरों की बात की, अक्षरों से बने शब्दों की बात की। तो लेखन की शुरुआती परंपरा में जब हम चिन्हों को लाल रंग या काले रंग से लिखते थे तो लोहित वर्ण, गैरिक वर्ण, तमाम प्रकार के अक्षर इन रंगों में रंगे जाते थे। तो जिन वर्णों को कमज़ोर माना जाता था उनको काले रंग से, जिन वर्णों को मजबूत या श्रेष्ठ माना जाता था उनको लाल रंग से। यानी कि लेखन के दो ही रंग थे, लाल और काला। उन्हीं रंगों का प्रयोग जब हम चिन्हों में करते थे तो उससे उसका नाम वर्ण पड़ा। लेकिन इसे वेद मंत्रों या अन्य उपनिषद मंत्रों की संरक्षण हेतु इनका चयन किया गया, और किसी भी मंत्र के संरक्षण के लिए जब हम उसे अक्षरों में निबद्ध करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वह अनेक अनेक युगों तक संरक्षित हो जाते हैं। किसी के भी उपदेश हों, चाहे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हों, चाहे वह बुद्ध के उपदेश हों, उपदेशों को संरक्षित करने के लिए हमें लिपिबद्ध करना पड़ता है। और जब लिपिबद्ध करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि छंदों के माध्यम से, लिपि के माध्यम से हमारे विचार युगों युगों तक अक्षुण्ण बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उन सिद्धांतों, उन बातों या उन विषयों या उन मंत्रों को लिपिबद्ध करना शुरू किया। और लिपिबद्ध जब हमने करना शुरू किया तो उसे लाल और काले रंगों में निबद्ध किया। इस कारण से यास्क ने अपने निरुक्त शास्त्र में उन चिन्हों को वर्ण नाम दिया, और वर्णों का समूह वर्णमाला हो गई। ठीक उसी तरीके से हमने संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, वर्ण हमारे यहाँ जो संरक्षित थे उनको ध्यान में रखते हुए जब हमने बात की, तो यह अनुमान लगाया कि यह क्षरण नहीं होने वाला है। अक्षर अगर हम व्याकरण में चलेंगे तो अ जो निषेधात्मक शब्द है, अ अर्थात नहीं, शर माने क्षरण, नष्ट, शरण न क्षरण है हो जिसका, नन समास है, आगे हम लोग पढ़ेंगे समास में। अर्थात अक्षर कभी न समाप्त होने वाला। और भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पक्ष में ब्रह्म को भी अक्षर कहा गया है, और हमारे यहाँ वर्ण ब्रह्म है या अक्षर है, और अक्षर ब्रह्म है, अर्थात जो ब्रह्म है वही अक्षर है और वही वर्ण है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला के माध्यम से अगर आप हिंदी भाषा को सीख रहे हैं तो बड़े अदब से, बड़े सम्मान से इस भाषा को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी भाषा खराब तो आपकी सोच खराब, आपके विचार खराब, और सोच और विचार खराब हो जाए तो हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा समाज जिन सोचों, जिन विचारों से बनता है, वह समाज भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भाषा को सीखें। जिस तरह से हम अंग्रेज़ी भाषा या अन्य भाषाओं को सीखते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के दोष को स्वीकार नहीं करते, उसी तरीके से हमें हिंदी भाषा को भी सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी क्षेत्र में पैदा हो गए तो हिंदी हमारी भाषा हो गई। हमारे हिंदी के कई रूप हैं, ब्रज रूप है, अवधी रूप है, मैथिली रूप है, भोजपुरी रूप है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है, हिंदी के कई रूप हैं। लेकिन जिस हिंदी द्वारा हम सरकारी कार्यालय प्रयोग करते हैं या साहित्य संरचना करते हैं, उस हिंदी को सीखने की ज़रूरत है। हमें यह तमीज़ होना चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मिर्च स्त्रीलिंग है, धनिया पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, सरोज नीलम पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, या किस कर्ता के साथ या किस संज्ञा के साथ हमें कौन सी क्रिया लगानी है, हमारे वचन के प्रयोग क्या हैं, हमारे कारकों का प्रयोग क्या है, यह सीखने से आएगा। और अगर नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि भौतिक जीवन में तो नाकामयाब रहेंगे ही, प्रतियोगी जीवन में भी हम लोग नाकामयाब हो सकते हैं। इसलिए उस नाकामयाबी को दूर करिए और चलिए हमारे साथ वर्णमाला की सैर करते हैं। हिंदी भाषा में 52 अक्षरों को लेकर जो वर्णमाला बनी हुई है, जो वर्णों की माला बनी है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया में बोलकर लिखाने की परंपरा नहीं है, इसलिए हमने इसको डिजिटल बोर्ड पर ला दिया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्णमाला
जानते हैं कि जो हिंदी में अक्षरों का समूह है, वर्णों का समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं। और इसी के समन्वय से हमारे यहाँ भाषा की संरचना होती है। इस वर्णमाला को समझने के पहले भाषा को समझ लें तो हम देखेंगे कि भाषा, जिसको अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, सामान्यतः मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा क्या है? मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी है। यह भाषा उन ध्वनि चिन्हों द्वारा निर्मित होती है जिससे मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करता है। यह ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बात ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ध्वनि जो वायु या वातावरण में है, जो हमने बोला, अभी वो लिखित रूप में नहीं आया, तो उन बोलने के जो वायु हैं, इनको हम भाषा में प्राण कहते हैं, उन वायु को हम जब तक लिखित रूप में नहीं जानेंगे तब तक हम उसे ध्वनि कहेंगे। और यही ध्वनि जब लिखित रूप में आ जाए, अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहेंगे, क्योंकि हमने उसको चिन्हित कर लिया। वर्ण ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को कहते हैं। आगे देखते हैं कि सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। यह भाषा उन ध्वनि चिन्हों द्वारा निर्मित होती है जिससे मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। यह ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अब पिछले दिनों एक परीक्षा में पूछा गया था कि भाषा के कितने तत्व होते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। तो हम समझेंगे कि भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, जिसको पद भी कहते हैं, वाक्य और अर्थ। अब इस पर ध्यान देंगे, शब्द पद कब बनता है? तो आप जानते हैं कि हमने एक वाक्य लिखा, आकाश नीला है। इसमें 1, 2, 3, अब ये जो हैं 3 शब्द हैं। लेकिन वाक्य में निबद्ध हैं। अगर हम इंडिविजुअल इनमें से एक शब्द ले लें, आकाश, तो ये हो गया शब्द। लेकिन जैसे ही हम शब्द को किसी वाक्य में निबद्ध कर देंगे तो वो पद बन जाएगा। अर्थात अगर कोई शब्द इंडिविजुअल है, अकेले है, तो वो शब्द है, और जब हम उसे वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तब वह पद बन जाता है। तो भाषा के कितने तत्व हो गए? भाषा के 4 तत्व: ध्वनि, शब्द या पद, नंबर 3 वाक्य, और नंबर 4 अर्थ। अब आपसे कभी भी कोई सवाल करे कि भाषा के कितने पद होते हैं या कितने तत्व होते हैं, तो आप बताएंगे 4। इसके बाद हम देखेंगे कि इन 4 तत्वों द्वारा, भाषा के इन 4 तत्वों द्वारा ही भाषा विज्ञान के 4 अंगों के रूप में स्वीकार कर, अब पूछा जा सकता है भाषा के कितने अंग होते हैं? तो भाषा के 4 अंग होते हैं। 4 अंगों के रूप में स्वीकार कर भाषा की लघुतम इकाई से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ हिंदी में 2 शब्द हैं, लघुतम और लघुत्तम। लघुत्तम इसमें डबल त है, अर्थात जो छोटे हैं उनमें उत्तम, उनमें श्रेष्ठ। और लघुतम अर्थात ये विशेषण की अवस्था है, तीसरी अवस्था, जिसको उत्तम अवस्था कहते हैं। लघुतम अर्थात सबसे छोटा। तो यहाँ पर लघुतम शब्द का प्रयोग है। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के 4 अंगों के रूप में स्वीकार कर भाषा की लघुतम इकाई से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। परिभाषा क्या है
कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, जो लिखित रूप में नहीं होती। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। ध्यान रखें, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। एक बार माध्यमिक शिक्षा आयोग में पूछा गया था, इस पर काफ़ी विवाद भी चला, लेकिन अंततः आयोग ने शब्द को ही उत्तर माना। क्यों माना, इसकी व्याख्या हम करेंगे अभी। तीसरा है कि काव्यशास्त्र की दृष्टि से अथवा भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद है। पद क्यों? क्योंकि कविता में हम शब्दों को निबद्ध करके कविता करते हैं और कविता रचते हैं, इसलिए काव्यशास्त्र की दृष्टि से अथवा भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। और अंतिम है चौथा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। ये भी सवाल किया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, काव्यशास्त्र की दृष्टि से भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद है या रूप है, और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। अब आप देखेंगे कि अगर सवाल ये आए कि भाषा की लघुतम इकाई है और विकल्प में आए ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद या वाक्य, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे ध्वनि, भाषा की लघुतम इकाई। अगर इसी सवाल में हम ये जोड़ दें कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है, तो जैसे ही यहाँ पर सार्थक आया वैसे ही हम यहाँ पर शब्द को टिक करेंगे। ध्यान रहे, अगर यहाँ पर भाषा की लघुतम इकाई पूछा है और विकल्प में ध्वनि भी है, वर्ण भी है, तो हम इसका क्या उत्तर लगाएंगे? ध्वनि। अगर मान लीजिए इन दोनों में से केवल एक ही होता, या तो ध्वनि या वर्ण, तो हम जो होता उसी को लगाते। अगर मान लीजिए कि ध्वनि न हो, विकल्प में वर्ण हो, तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। और अगर विकल्प में सवाल यही हो भाषा की लघुतम इकाई है और विकल्प में दोनों हो, ध्वनि और वर्ण, तो हम इसमें से ध्वनि को चुनेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ सार्थक शब्द का प्रयोग करें, तो सार्थक शब्द का प्रयोग करने के बाद अब ये दोनों उत्तर नहीं होंगे, बल्कि हो जाएगा उत्तर आपका शब्द। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही सब छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं और परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आइए फिर देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, काव्यशास्त्र की दृष्टि से अथवा भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद है या रूप है, और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि भाषा के 4 प्रमुख तत्वों में ध्वनि मुख्य आधार है। इस ध्वनि को स्वनिम कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्रश्न बनता है इससे कि स्वनिम क्या है। भाषा से संबंधित जो अत्यंत लघु इकाई है उसे ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? स्वनिम, फोनेमी। और इस ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। पक्ष की बात कर रहा हूँ, भेद की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्वनि के स्वनिम के 2 भेद होते हैं, लेकिन जब पक्ष की बात करेंगे तब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, और इन पक्षों का नाम है उत्पादन, संवहन, ग्रहण। कैसे भाई?
बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मुक्तिबोध अपनी व्यवस्था से परेशान होकर कहते हैं कि अब तोड़ने ही होंगे गढ़ एवं मठ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब बोलना ही होगा। कबीर कहते हैं कि बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई। आज तक सब बोलते ही तो हैं, करता कोई नहीं है। तो कबीर व्यंग करते हैं अपने समाज पर, अपने समाज की विसंगतियों पर। तो जब हम किसी बात को, किसी विचार को व्यक्त करने के लिए मुंह खोलते हैं तो उत्पादन होता है ध्वनि की, संवहन संप्रेषित होता है, आता जाता है, ग्रहण और सुनने वाला उसको कंठस्थ कर लेता है या सुनता है या विचारों को ग्रहण करता है। तो ध्वनि के कितने पक्ष हो गए? ध्वनि के 3 पक्ष हो गए, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। अब इसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि के गुण। ध्वनि के 4 गुण माने जाते हैं। ये 4 गुण हैं मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति। मात्रा के द्वारा हम शब्द रचना करते हैं। स्वर आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, जो सहज रूप से ही हमारे वाणी से, जिह्वा से व्यक्त होते हैं। इनमें किसी प्रकार की व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। आघात, हम किस शब्द को या किस अक्षर को किस आघात द्वारा बोलेंगे। जैसे छोटी ई के लिए ई और बड़ी ई के लिए ई, छोटा ओ के लिए ओ, तो ये आघात देते हैं हम वर्णों पर। फिर वृत्ति है, आगे हम लोग इसकी वृत्ति भी पढ़ेंगे। तो ध्वनि के 4 गुण माने गए हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। इसके बाद हम अब आते हैं कि ध्वनि वर्ण कब कहलाती है। तो हम देखेंगे कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण पढ़ने और देखने में आता है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की छोटी इकाई है। अगर ध्वनि नहीं है, वर्ण को मानेंगे, और अगर वर्ण और ध्वनि दोनों हैं तो ध्वनि को मानेंगे। अब यहाँ पर है कि वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है, यानी ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं जब, तो हमारी भाषा की छोटी इकाई मान ली जाती है। और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह अर्थात वाक्यों की रचना होती है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह अर्थात वाक्यों की रचना होती है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया ही है। वर्णमाला जिसमें मूलतः 52 वर्ण होते हैं। कबीर भी कहते हैं कि 52 आखर शोधि के रमे ममय चित लाए। 52 अक्षरों को शोधने के बाद जो अक्षर निकलता है उसे ही कबीर अपने राम की बात करते हैं। और आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो दोनों अंतर हम लोग साहित्य वाले विषय पर समझेंगे। अभी तो हम ये देखेंगे कि 52 वर्णों को मिलाकर हमारे यहाँ वर्णमाला की संरचना होती है। आगे देखेंगे हम लोग वर्ण का स्वरूप। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। हमारे यहाँ वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न किया जा सके। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पानी शब्द लिया गया है। पानी शब्द है क्योंकि इसमें कई वर्ण जुड़े हुए हैं। अब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, पा, नी। अब इसमें हलंत प प्लस आ है, हलंत प और आ मिलकर के पा बने हैं, और नी में हलंत न और बड़ी ई मिलकर के बड़ी नी। अब पानी शब्द इन 4 वर्णों वर्ण 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 वर्ण, अब जिनमें हलंत लगा है वो व्यंजन वर्ण है, और जो स्वर हैं, स्वर जानते ही हैं आप, इसमें भी हलंत है तो ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर।
यानी कि इस पानी वर्ण की, पानी शब्द की संरचना 1 2 3 4 4 वर्णों से मिलकर हुई है, जिनमें से प, हलंत प और हलंत न व्यंजन वर्ण है, और जबकि आ और बड़ी ई ये स्वर वर्ण है। अब इनका खंड नहीं हो सकता, न तो प का खंड हो सकता है, न तो आ तो अखंडनीय है, स्वर जितने होते हैं अखंडनीय होते हैं। हलंत न में भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी व्यंजन है तो इसका भी खंड नहीं होगा, और बड़ी तो स्वर है तो इसका खंड ही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि वे हैं जिनका खंड नहीं हो सकता, अर्थात प, हलंत न, आ और बड़ी इनका खंड नहीं होगा, अर्थात इन्हीं को ही हम वर्ण कहेंगे। और इन्हीं वर्णों को मिलाकर हमारे यहाँ शब्द समूह, शब्द समूह अथवा वाक्यों की रचना होती है। एक बार फिर देखते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। उदाहरण के तौर पे हमने एक शब्द लिया पानी, पानी को 2 भागों में तोड़ा, पा और नी। अब इस पा को भी 2 भागों में तोड़ा, हलंत प और आ, और हलंत न और बड़ी। ये वर्ण है, क्योंकि हलंत यहाँ है और यहाँ है तो हलंत लगा है तो व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसमें स्वर है नहीं, और ये स्वर वर्ण है। यानी कि 4 वर्णों से मिलकर के पानी बना, पानी शब्द बना, और अब इनका खंड नहीं होगा। तो जिसका खंड न हो वही वर्ण कहलाता है, और इन्हीं वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, और इन्हीं को मिलाकर हमारे यहाँ शब्द समूह अर्थात वाक्यों की रचना होती है। आप लोग जो बातें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप करते जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम जो भी समस्याएं आएंगी कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करेंगे, उनके समाधान के लिए एक अलग से क्लास हम बनाएंगे ताकि आपके समाधान किया जा सके। क्योंकि परीक्षा सिर पर है, ध्यान रहे, सर पर नहीं सिर पर है, परीक्षा सिर पर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने टेक्स्ट को, अपने सिलेबस को कवर करने में लगाएं, क्योंकि बार बार प्रश्न आते रहेंगे तो हम जवाब देने में कोर्स को पीछे कर देंगे, पीछे हो सकता है कोर्स हमारा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न देते रहें, हम एक दिन उन प्रश्नों को लेकर के आपके समस्या समाधान का एक लेक्चर बना डालेंगे आपके अपने इस हिंदी वर्सिटी चैनल पर। ठीक है साथियों, अब हम आगे देखते हैं हिंदी के वर्ण। अब हिंदी में वर्ण जो है वो 2 प्रकार के, उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं, क्योंकि इन्हीं से वर्ण की संरचना हो रही है। तो उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर के बारे में बात करेंगे, आप लोग परिचित ही हैं, लेकिन हम इस स्वर टॉपिक के माध्यम से उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएं। तो देखें और ध्यान रहे, स्वर व्यंजन किसको नहीं आता भाई, हिंदी भाषा किसको नहीं आती, जो पैदा हो गया बिना व्याकरण बोले, बिना व्याकरण सीखे बोलता है भाषा। लेकिन हम यहाँ पर व्याकरण इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, इसलिए हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं कि हिंदी हमें पढ़नी चाहिए, इसलिए हम हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसी के मार्फत, इसी के बदौलत हमें एक सम्माननीय नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी से सम्मानजनक स्थान मिलेगा। तो जिससे हमें सम्मानजनक स्थान मिले, हमारी अपनी गौरवमयी पहचान बने, उस भाषा को क्यों न सीखा जाए। ध्यान रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते हैं कि हिंदी का वही अध्यापक अच्छा अध्यापक माना जाता है जिसे अंग्रेज़ी का, संस्कृत का और उर्दू का अच्छा ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि संस्कृत, अंग्रेज़ी और उर्दू के शब्दों को मिलाकर ही हमारी हिंदी भाषा समृद्ध होती है। अब समझिए कि हिंदी हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। भारत के किसी भी कोने में जाएंगे आप हिंदी भाषियों को पाएंगे, आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो भारत की पहचान आपकी हिंदी भाषा से होगी, न कि उर्दू और अंग्रेज़ी से, न कि अन्य देशी विदेशी भाषाओं से। तो जैसे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं उसी तरीके से हमें हिंदी भी सीखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि अंग्रेज़ी जब कोई लड़का बोलता है, हमारे घरों में हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले भी कॉन्वेंट पे अपने बच्चों को भेजते हैं,
और ये सख्त निर्देश होता है कि हिंदी नहीं बात करनी है, हिंदी नहीं बोलना है। जबकि आप एक बात जान लें, दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, असंख्य भाषाएं हैं, और मनुष्य को कम से कम 3-5 भाषाएं आनी ही चाहिए। अगर हम जिम्मेदार माता पिता हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारा दायित्व है कि हमें अपने बच्चों को एक से अधिक भाषा सिखाएं। लेकिन अब एक से अधिक भाषा क्या, हमें हिंदी भी तो नहीं आती, हिंदी ही तो आनी चाहिए कम से कम ठीक से। अब हिंदी में पता चला, हमारे बीच जब युवाओं से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि सर आज बहुत मज़ा आई। अरे मज़ा आई कि मज़ा आया? लड़के कहते हैं, लड़कियां तो ठीक है, लड़के कहते हैं गुस्सा बहुत आ रही है। भाई अब लड़कों को गुस्सा आने लगेगी तो समाज का क्या होगा? गुस्सा आती नहीं, गुस्सा आता है। मज़ा आती नहीं, मज़ा आता है। यह कौन सीखेगा? हम हिंदी बोलते हैं, मम्मा मैं जा रिया, खाना बाद में खा लेंगे। अरे जा रिया क्या होता है यार? मम्मा मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ही इज गोज, 10 लोग टोकेंगे, अरे क्या बोल रहे हो तुम, ही इज गोज कहाँ होता है? ठीक उसी तरीके से अगर हमारे सामने, हमारे घरों में, परिवार में कोई बच्चा अगर गलत हिंदी बोल रहा है तो हमें उसे समझाने की ज़रूरत है, उसे बताने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, अगर हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में शुद्धता का अगर जागरूकता, कॉन्शस रहेगा तो हमारे मन में कभी भी गलत दुर्भावना नहीं आएगी, गलत भावना नहीं आएगी। और अगर गलत भावना नहीं आएगी तो गलत विचार नहीं आएंगे। जब गलत विचार नहीं आएगा तो फिर हमारा समाज अच्छे विचारों से युक्त हो जाएगा। तो अगर अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अगर प्रेम करते हैं, मोहब्बत है आपको, तो ज़रूरी है आप हिंदी भाषा सीखें और अपनी हिंदी पर इतराएँ। गर्व करें कि हमें एक समृद्ध भाषा मिली है। हमारी भाषा में अनेक अनेक प्रकार के शब्द आते जाते हैं, हमारी भाषा समृद्ध होती जाती है। और वह समृद्धि एकात्मक नहीं है, बहुआयामी है। हम किसी भी भाषा के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं अपने व्याकरण के हिसाब से। जैसे चाहे जितना मेहमान आ जाए हमारे घर में, अगर जो हम खाना खाएंगे वही खाना खिलाएंगे, या जिस खाने को हम पका सकते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया से बढ़िया पकाएंगे और खिलाएंगे। ये नहीं कि बराक ओबामा भारत में आते हैं तो अपने साथ अपना राशन भोजन भी लेके आते हैं, अपना हलवाई भी लेके आते हैं। ऐसी मेहमानी का क्या मतलब भाई? अतिथि सत्कार हमारे देश में, आइए देखिए कैसे हम अतिथि सत्कार करते हैं। हम जो खाते हैं वही खिलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं भी है तो भूखे रहकर आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति है। आइए देखते हैं। तो उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें कोई और व्यंजन या कोई और वर्ण संयुक्त नहीं होता है। ये स्वतः मुख से निकलते हैं अपने आप। इनमें किसी प्रकार के बल या आघात की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और इनकी विशेषताएं, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा। सभी प्रकार के, अब 4 विकल्प दे देगा कि निम्नलिखित में स्वर से संबंधित असंगत कथन है, यानी कि कौन सा ऐसा वाक्य है या कथन है जो स्वर से संबंधित नहीं है। अब आप इसको देखेंगे कि सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। एक विकल्प दे देगा कि सभी स्वर महाप्राण होते हैं, तो वही गलत हो जाएगा। अर्थात स्वर से जो पहला सवाल बनेगा वह कि स्वरों की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता असंगत है। तो असंगत में जो असंगत होगा, ये 4 तो संगत हैं, इसलिए ये चारों नहीं होंगे। इनके अलावा जो भी होगा वो असंगत होगा। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इस पर भी बड़ा विवाद है भाई, हिंदी में स्वरों की संख्या को लेकर के। हम YouTube के ढेर सारे ऐसे हिंदी एजुकेटर्स को देख रहे थे। आपको मैं बता दूं, मुझे बहुत निराशा हुई। और ऑनलाइन पढ़ाने का एक मकसद ये भी है कि इलाहाबाद की ज़मीन से
हम लोग अधिक से अधिक दिशाओं में फैलकर और अपनी भाषा शुद्धि के साथ साथ, अपने व्याकरण शुद्धि के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भाषा शुद्धि का एक प्रसार प्रचार फैलाएं, ताकि हमारी भाषा से सभी लोग अवगत हो जाएं। आपको ध्यान होना चाहिए, जिस विश्वविद्यालय से मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी की डिग्री मैंने ली है, जहाँ से मैंने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी मैंने की, उस विश्वविद्यालय का लोगो ही है, उसका मोटो ही है कॉट रॉमी टॉट और बोर्स, अर्थात जितने वृक्ष उतनी शाखाएं, जितने शाखाएं उतने वृक्ष। हम एक शाखा निकले, वृक्ष हो गया, अब आप शाखा बना रहे हैं, आप शाखा से वृक्ष बनेंगे, फिर आप अपनी शाखा बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम हिंदी के सही प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो प्रतियोगिता के लिए हो, चाहे व्यवहारिक जीवन के लिए हो। अब सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि कुछ कहते हैं 11 है, कुछ कहते हैं 13 है। अब हम जानते हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद आता है अंग अ। अब ये हो गए 13। इनको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और ये न ही व्यंजन होते हैं। मेरे हाथ में क्या है? आम है कि केला? नहीं, फिर भी कुछ तो। आम है? नहीं। केला है? नहीं है। पेन है। जैसे आम या केला नहीं है, पेन है, उसी तरीके से अगर कोई कहे कि ये स्वर है कि व्यंजन, तो आप कहें कि न तो स्वर है न तो व्यंजन है। ये है क्या? अयोगवाह। ये स्वरों के साथ भी आएंगे, जुड़ेंगे, और व्यंजन के साथ भी जुड़ेंगे। ये अयोग, अ माने नहीं, ये स्वरों के साथ, ये स्वर के समूह में है ही नहीं। ये अयोगवाह हैं, और ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, बल्कि दोनों के साथ संयुक्त होकर के ये हमारे यहाँ शब्द संरचना में आते हैं। इसलिए इनको हम न तो स्वर में रखेंगे और न तो व्यंजन में रखेंगे, बल्कि ये अयोगवाह है। अब आपको क्लियर हुआ स्वरों की संख्या कितनी हुई? स्वरों की संख्या 11 है, न कि 13। 2 इसमें अयोगवाह जुड़ते हैं। तो इस 2 को हम स्वर में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु, यानी इनको बोलने में कम वायु निकालना पड़ता है। जैसे अ, आ, ई, वायु नहीं निकल रही, लेकिन प, फ, ब, भ, फ ज़्यादा वायु निकालनी पड़ रही है। इसलिए हम इसको अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु, यानी इनके बोलने में, स्वरों के बोलने में कम वायु निकाली जाती है। सभी स्वर स्वघोष हैं। घोष माने साउंड, यानी इनको बोलने में आवाज़ कंठस्थ, कंठों से हमारी जो स्वर कंठ है वो झनकृत हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे आएंगे कि इन स्वरों का वर्गीकरण क्या है। ध्यान रहे, स्वरों के वर्गीकरण में हमने स्वरों की मूल संख्या 11 लिखी है। ध्यान रखिएगा, अंग और अह ये दोनों ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। ये जो अयोगवाह है, यहाँ लिखा है कि ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये ह्रस्व स्वर माने छोटा, जिनको झटके से बोलते हैं। ये अ, इ, उ, री। फिर दीर्घ स्वर आ, ई, उ। ये संयुक्त स्वर है, जिसको हम कहते हैं ए, ऐ, ओ, औ। सवाल यहाँ से बनेगा कि ऐ का निर्माण किन 2 वर्णों को मिलाकर किया जाता है।
तो हम जानते हैं कि अ का निर्माण अ और ए वर्ण दोनों को मिलाकर किया जाता है। फिर पूछ देगा अ की संरचना किन दो वर्णों से होती है? तो अ की संरचना अ और ओ दोनों को मिलाकर होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें थीं जो हम लोग बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते थे। ऑनलाइन में समय बचाने के लिए और परीक्षा को जल्दी कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने इस डिजिटल ऑनलाइन का सहारा लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमें सही कंटेंट से मतलब रखना है, माध्यम चाहे जो हो। ऋग्वेद की पंक्ति ही है और हमारे हिंदी वर्सिटी का लोगो है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः। विश्व के किसी भी कोने से ज्ञान आए हमें स्वीकार्य है और हमें प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त करो नहीं, उठो जागो वरानि बोधत, वर्ण करो जो तुम्हारे लिए वरेण्य है। अध्यापक हूँ, ज्ञान वर्ण करूँगा, कलाकार हूँ, कला वर्ण करूँगा, व्यापारी हूँ, व्यापार वाणिज्य वर्ण करूँगा, प्रशासक हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था नीतियों को वर्ण करूँगा। जो जिसका वर्ण करने योग्य है वर्ण करे। और वही कहते हैं कि जिस भी मनुष्य में, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया तो समझ लो उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ज़रूरत है लक्ष्य के प्रति पागल होने की। अगर यह पागलपन, यह जुनून हमारे अपनी परीक्षा के प्रति आ जाए तो समझिए कि हमारी परीक्षा स्वतः कंप्लीट हो जाती है। बहरहाल हम देखते हैं कि इन स्वरों का जो क्रम है वो स्वर 11 हैं, अंग और तो अयोगवाह हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। इनके अलावा भी हमारे यहाँ स्वरों का एक रूप है जो हिंदी में तो नहीं, संस्कृत में है, लेकिन हमारे यहाँ परीक्षा में आजकल पूछा जा रहा है। उसको भी हम बात करेंगे, जिसका नाम था प्लुत स्वर। आगे हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग इन स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का भेद। आप जानते हैं कि स्वरों को हम लोग जीभ के उठने के आधार पर और ओठों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर बांटे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित स्वरों में कौन संवृत्त नहीं है, और एक इनमें से भी दे देगा। तो जीभ के उठने के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो 4 प्रकार के हैं। संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत, अर्धविवृत। संवृत्त समान रूप से खुला हुआ, समान रूप से बंद, विवृत माने खुला हुआ। अब ये देखेंगे कि संवृत्त में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ है। अर्धसंवृत्त में अय एक मात्रा है, अय। हमारे यहाँ 2 प्रकार के हैं, ए और अय, सॉरी। कुछ लोग 2 लगा देते हैं, गलत है। तो संवृत्त में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अर्धसंवृत्त में अ और ओ, विवृत में आ, अर्धविवृत में अ, ए, औ, आ। ये कई बार पूछा गया सवाल है कि विपरीत स्वर क्या है या विपरीत वर्ण क्या है। तो आ जो दीर्घ है उसको हम आकर, और ये अंग्रेजी से आया हुआ है हमारे यहाँ। जैसे हम लिखते हैं अंग्रेजी में गॉड, तो इसको न तो हम गार्ड कहेंगे न गोड कहेंगे, बल्कि हम इसका सही उच्चारण करेंगे, केवल चंद्र बनाएंगे, बिंदु नहीं देंगे। गॉड उच्चारण करेंगे गॉड, न गाड न गोड बल्कि गॉड। ये अंग्रेजी से। अब देखिए अंग्रेजी का ये स्वर आकर के हमारी भाषा को समृद्ध कर रहा है, तो हमें उसी उच्चारण के आधार पर इसका भी उच्चारण करना है। तो जीभ के उठने के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 4। इन चारों का विस्तार हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। जीभ के आधार पर 4, तो ओठों के आधार पर 2। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में ओठ गोल गोल हो जाए, वृत्त हो, और जिनमें वृत्त न हो
अवृत्त। तो वृत्तमुखी में उ, ओ, आ। आप जानते हैं कि ब्रज भाषा उकार बहुला है और खड़ी बोली आकार बहुला है। खड़ी बोली में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं एक अच्छा भला लड़का आया था। ओठ हमारे ऐसे खुल रहे हैं, एक अच्छा भला लड़का आया था। जब हम ब्रज भाषा बोलेंगे जो ओकार बहुला है, जिसमें वृत्त बनता है ओठ का, कहेंगे एक अच्छो भलो लड़को आयो हतो। तो आकार बहुला और ओकार बहुला में अंतर है। ओकार बहुला वृत्तमुखी होती है। तो वृत्तमुखी में छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ आओ आ, अंग्रेजी का आ। अवृत्तमुखी में आ छोटा अ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई ए। तो ओठों की स्थिति के आधार पर हमारे यहाँ स्वरों के दो भेद होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अब हम आगे देखेंगे जीभ के भाग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। ये बहुत पूछा गया है, तमाम आयोगों में पूछा गया, अधीनस्थ में कई बार पूछा गया है। तो जीभ के भाग के आधार पर अब अगर हम देखें, एक जीभ बना लें, ये अगला हिस्सा है। तो एक भाग दो भाग सी बी ए। हमने ए इसलिए कहा कि यहीं से चटोरा स्वाद मिलता है। जीभ के तीन भेद। अब अग्रस्वर मध्यस्वर पश्च स्वर, अग्रस्वर मध्यस्वर पश्च स्वर। अग्रस्वर जीभ के भाग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो अब आ जाएगा, तीन भाग होते हैं या तीन भेद होते हैं। अग्रस्वर में छोटी बड़ी ए आएंगे, मध्य स्वर में आ आएगा जो कई बार पूछा गया है, और पश्च स्वर में आ उ आ उ ओ औ आ, अंग्रेजी का आ। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वर के तीन भेद, अग्र मध्य और पश्च, और इनमें भी आप लोगों ने ये अंतर देखा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ विशेष बातें हैं जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछी जाती हैं। जैसे प्रसिद्ध व्याकरण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया। तो हमारे यहाँ कुल स्वरों की संख्या 11 है, भोलानाथ तिवारी री को भी नहीं मानते, इसलिए इस री को न मानने के कारण हमारे यहाँ स्वरों की संख्या 10। अगर परीक्षा में आ जाए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 10। अगर आ जाए परीक्षा में कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। 13 पे कतई सही के निशान नहीं लगाएंगे। फिर पंडित कामता प्रसाद गुरु, क्या व्यक्ति थे ये, ज़बरदस्त। आपको ध्यान होगा जब हमारे यहाँ जागरण सुधार काल चल रहा था, भारतेंदु ने जागरूकता का जो दरवाज़ा खोला, सामाजिक धार्मिक भाषाई चिंतन परक जो विचारधाराएं बदल रही थीं, उसी दौरान हमारे देश में अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की कोशिश की जा रही थी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही थी। उस समय आम जन साहित्यिक भाषा को आम जनमानस की भाषा बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कोशिश किया कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो साहित्यिक भी हो और आम जन की भाषा भी हो। इसलिए उन्होंने पंडित कामता प्रसाद गुरु को एक काम दिया, और काम देने के बाद ये कहा कि एक ऐसी भाषा संरचना का नियम या व्याकरण रचिए जो आम जनमानस के अनुकूल हो, कठिन न हो, बहुत साहित्यिक न हो, बल्कि प्रचलन वाली भाषा हो। तो उसमें उन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से किताब ही रच डाली। वो किताब अभी भी बहुत उपयोगी है, और उससे अच्छी किताब व्याकरण की नहीं है। उसका थोड़ा सा सरल रूप है वासुदेव नंदन प्रसाद की, और वासुदेव नंदन प्रसाद किसी भी प्रतियोगी छात्र के कमरे पर अगर उसकी अलमारी में किताबों के बुक शेल्फ में अगर वो किताब ना हो तो उसकी पढ़ाई अधूरी है। व्याकरण पर सिर्फ और सिर्फ वासुदेव नंदन प्रसाद और पंडित कामता प्रसाद गुरु को पढ़िए। अगर इनके अलावा आपके कमरे में कोई और किताब है तो समझिए गाइड है। मैं किसी भी राइटर का नाम नहीं लूँगा, विद्वेष की भावना आ जाएगी लोगों के मन में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वासुदेव नंदन प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन,
अगर इन 3 किताबों को पढ़ा है, एक नाम और मैं जोड़ूंगा जिनको मैं खूब पढ़ता हूँ, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संस्थापक भी रहे और उन्होंने फादिल कामिल बुल्के को अपने अंडर में पीएचडी कराई थी। अगर इनमें इन चारों में से किसी की किताब पढ़ते हैं आप तो सही दिशा में हैं आप। अगर इनके अलावा कोई और किताब पढ़ते हैं तो आप सही दिशा में नहीं हैं। आपको सही और गलत का फ़र्क नहीं मालूम है। आप गाइड को मूल टेक्स्ट मान लेते हैं। गाइड है, सहायक पुस्तक है, न कि टेक्स्ट बुक है। गाइडों में कई मतभेद दिखाई दे जाएंगे, टेक्स्ट बुक में मतभेद नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ज़रूरी है टेक्स्ट बुक पढ़ें। आप ध्यान रखें कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को 11 माना और यही 11 स्वर आज भी माने जाते हैं और मूल वर्ण 43 मानते हैं। तीसरी जो मुख्य बात है, हिंदी भाषा के स्वरों के अतिरिक्त एक अन्य स्वर जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी। अब हम देखेंगे कि यह प्लुत स्वर जो है वह क्या है। हिंदी में इसको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर सवाल न पूछे जाते तो पढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं थी। तो जो भी पूछा जाएगा उसकी बात हम करेंगे। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में होता है। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे हमने लिखा अ, आ। अब जब प्लुत स्वर की बात करेंगे तो ये इससे भी अधिक सुबह सुबह आप पार्क जाते हैं तो कुछ लोग ध्यानमग्न होकर साधना करते हैं, ओम करते हैं। आप कैलेंडर में देखे होंगे कि ऐसे लिखा जाता है। ये जो हिंदी का 3 है, इसका मतलब इस ओ को 3 बार बोलेंगे। अ 1 बार, आ 2 बार, अ, आ, ओ। अब हम जो आलाप कर रहे हैं यही दीर्घ, अति दीर्घ जो उच्चारण होगा वही प्लुत स्वर को व्याख्यात करेगा। सीधे सीधे समझ लें कि जो 1 सेकंड में बोला जाए ह्रस्व स्वर, जो 2 सेकंड में बोला जाए दीर्घ स्वर और जो 2 से अधिक समय में बोला जाए वो प्लुत स्वर होता है। यहाँ पर हमने उदाहरण भी दिया है जिसको आप देख सकते हैं। अ ह्रस्व स्वर, आ दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए या नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग वर्तमान में नाट्य एवं संगीत कला में अधिक होता है। सुर के आलाप, सुर के आलाप, संवाद अथवा चीखने चिल्लाने में जो प्लुत स्वर की सहायता से अभिव्यक्ति दी जाती है, जैसे ओम, राम। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा हम लोग आलाप करके इसको बोलेंगे। यही जो पार्ट है इसको हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात समझ में आ गई स्वरों को लेकर के। अब आगे देखते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। ये स्वरों की बात स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वर पर आश्रित होते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। अब आप देखें कि हमने एक वर्ण लिया क। अब यह क 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये खंड है, ये विभाजित हो सकता है, खंड हो सकता है। हलंत क, अ। हमने लिखा का तो हलंत क प्लस आ, यानी 2 वर्णों से मिल करके हमारा ये वर्ण तैयार हो रहा है। 2 वर्णों से मिल करके अब ये व्यंजन हो जाएगा, ये स्वर हो जाएगा।
ये व्यंजन हो जाएगा, ये स्वर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये अधूरा है, इसने ये मिल गया, पूरा हो गया क। ये स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होते बल्कि स्वरों पर आश्रित होते हैं व्यंजन, और इनकी संख्या हमारे यहाँ हिंदी में 33 मानी गई है। और इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 हैं जो क से लेकर म तक हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 हैं जो य और ल व हैं, ऊष्म व्यंजन में 4 हैं जो श श स ह। इन तीनों का उच्चारण भी अलग से हम लोग समझेंगे, कई बार पूछा गया है। आगे देखें, अब हिंदी में, हिंदी भाषा को बनाने में 2 नए वर्ण विकसित करने पड़े थे, ड और ढ। बिंदु नहीं है दोनों के नीचे। हिंदी वर्णमाला में ड ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए वर्ण विकसित किए गए, अड़ और ढ। इन्हीं दोनों जो बिंदु नहीं है इसके नीचे बिंदु लगा करके अड़ बना और अढ़ बना। अढ़ ये है ड, तो ड से अड़, यह ढ, ढ से ढ। ये भी संयुक्त व्यंजन है। ये सवाल पूछा गया है कि अड़ और ढ में किसकी ध्वनि मिली हुई है, तो आपको बताना होगा, उत्तर देना होगा कि इन दोनों में र की ध्वनि मिली हुई है। अब मूल वर्णों में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 35 के पास व्यंजन की संख्या पहुंचती है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 35 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 तो पेस्ट के लिए, वर्ण बनाने के लिए हमारे यहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श अवश्य करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं, इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्णों में विभाजित, 5 वर्गों, इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे वर्गीय व्यंजन कौन है, तो हमको लगता है कि हम लोगों ने तो स्पर्श व्यंजन पढ़ा है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है, ऊष्म व्यंजन पढ़ा है, ये वर्गीय व्यंजन तो पढ़ा ही नहीं है। ध्यान रहे, जो स्पर्श व्यंजन है वही वर्गीय व्यंजन है। क्यों? क्योंकि क से लेकर म तक के अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या 25 है, और 25 को हमने 5 भागों, 5 वर्गों में बांट दिया, तो 5 वर्ग वर्गीय व्यंजन हो गए। आगे देखते हैं, ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इनमें 5-5 अक्षर हैं। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, खत्म। फिर च वर्ग, च छ ज झ इयां। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। अब हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो पंचमाक्षर कहलाता है। और पंचमाक्षर का प्रयोग क्या है हम आगे देखेंगे। हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है, और इन पंचमाक्षरों का प्रयोग हम वर्णों को जोड़ने में करते हैं, शब्द संरचना में करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अब एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये क वर्ग है, तो क वर्ग के जितने भी अक्षर हैं केवल 5वां छोड़ करके, जो नाक से बोले जाते हैं, 5वां छोड़ करके बाकी जितने भी अक्षर हैं सब कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के ये 4 वर्णों को कंठ से बोलते, इयां छोड़ करके। ट वर्ग के ड़ 5वां अक्षर को छोड़, चुकी सबका 5वां अक्षर नाक से बोला जाता है। त वर्ग त थ द ध ये मूर्धा हैं, त थ द ध दंत हैं। प वर्ग प फ ब भ ओष्ठ हैं। अब संस्कृत व्याकरण के आधार पर हमने सूत्र लिया
अक्षरों के उच्चारण स्थान को समझने के लिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। उन्हीं सूत्रों के आधार पर अब हिंदी में यह भी पूछा जा सकता है क ख ग घ के अलावा कि ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, अह का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इसके लिए सूत्र है, उन सूत्रों को हम समझ लेंगे तो यह याद करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें अकुह विसर्ज नाम कंठा। अब देखें, इस अ को हमने लिया और अ वर्ग का दोनों ले लिया, अ आ। अब इस क को हमने लिया, क ख ग घ। अंग नहीं लेंगे पांचवा अक्षर, क्योंकि पांचवा अक्षर नाक से बोला जाता है, नासिक है। फिर ह को ले लिया, फिर विसर्ज। यानी इतने अक्षर जो हैं, इतने वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग याद रखने के लिए। अकुह विसर्ज नाम कंठा, अ से आ, क से क वर्ग, ह से ह, विसर्ग से विसर्ग। आप देखेंगे अकुह विसर्ज नाम कंठा, आ, अह, क ख ग घ। इसी तरीके से अगर हम इचु यशा नाम, इसको याद रखें, तालु, छोटी ई से दोनों ई हो जाएंगे। और ये च से ध्यान रखिए, च से च छ ज झ, अंग नहीं लेंगे, पांचवा अक्षर हो जाएगा। फिर य और श, ये तालु से बोले जाते हैं। उसी तरीके से ऋटुर्षा नाम मूर्धा, री से हमारे यहाँ एक ही री है तो एक री लगा लेंगे, संस्कृत में दोनों हैं। ट से ट ठ ड ढ, चारों ले लेंगे। र और श, मूर्धा श, र और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा जबान का जो ऊपरी हिस्सा है, तालु, जहाँ पर जिह्वा को हम टेढ़ा करके बोलते हैं। तुलसा नाम दत्ता, त से त थ द ध, इया नहीं लेंगे। और फिर ल और स, ल और स से ल और स दंत हो जाएगा। इसी तरीके से उपनाम ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अ से छोटा ऊ से दोनों ले लेंगे। अब प से प फ ब भ, नाम ओष्ठ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यह फार्मूला याद रखेंगे तो हिंदी में वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप इसको याद कर लें तो परीक्षा में एक प्रश्न तो ज़रूर इससे सॉल्व हो जाएगा। संकेत मिल रहा है कि क्लास का समय हो गया है, लेकिन इसको समझ लें, फिर हम लोग बात करते हैं। ये वर्ग हैं, ये उनके उच्चारण वाले वर्ण हैं, और इन सब का उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से लिया जाता है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। व्याकरण की हर छोटी छोटी बात जो परीक्षा में पूछी जाती है उस पर बात हमें विद्वता नहीं दिखानी है। मेरी विद्वता तभी सार्थक होगी जब आप सिलेक्शन पाएंगे, और सिलेक्शन ज्ञान से नहीं होता है। सिलेक्शन ज्ञान, तकनीकी और रणनीति तीनों को मिलाते हैं, तब जाकर के हम प्राप्त करते हैं उस स्थान को, सफलता के उस स्थान को जहाँ से हम सम्मानजनक जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके व्याकरण पढ़िए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ए, ऐ, ओ, औ, ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ए, ऐ कंठ तालु, ओ, औ कंठोष्ठ, व कई बार पूछा गया है दंतोष्ठ है, इया तालु नासिका से है, क्योंकि पंचमाक्षर हैं तो नासिका ज़रूर रहेगी।
इया, तालु नासिका, अंग, कंठ। कुछ लोग इसको नीचे बिंदु लगाते हैं, गलत होता है। ये अंग है, क वर्ग का है, क ख ग घ अंग, ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे पंचमाक्षरों का महत्व। पंचमाक्षर जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, जिनके बारे में मैंने बताया कि इनका प्रयोग वर्णों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा पंचम, हमने 9 से लिखा। अब यह आधा अक्षर च में जुड़ा है, तो हम देखेंगे कि च का पंचमाक्षर क्या है। च वर्ग का पंचमाक्षर है इया। तो अब च में इया जुड़ना चाहिए, न कि ये, न कि न। हम जानते हैं कि जब दो वर्णों को हम जोड़ते हैं एक साथ आधे अक्षर से, तो वह आधा अक्षर उसी वर्ग का, इस दूसरे वर्ण का पंचमाक्षर होना चाहिए। तो च वर्ग का पंचमाक्षर इया होता है। एक और ले लेते हैं, हम देखते हैं जंतु, गलत है। अगर हम त से ज को जोड़े हैं तो यहाँ पर त वर्ग का पंचमाक्षर आना चाहिए, अर्थात त वर्ग का पंचमाक्षर त थ द ध न ऐसे लिखा जाना चाहिए। ये गलत है। एक शब्द और लेते हैं, कंठ। ठ को जोड़ा है क से, तो ठ का पंचमाक्षर होना चाहिए ये वाला पार्ट, ठ ट ठ ड ढ ड़, यानी कि ये सही है। अगर हम कंठ ऐसे लिखते तो ये गलत हो जाता। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, पोस्टर पर देखा हमने तो लिखा था गुंडे। अब आप बताइए कि सही है कि नहीं? गलत है। क्यों? क्योंकि ड का पंचमाक्षर न नहीं होगा बल्कि ड़ होगा, ट ठ ड ढ ड़। अब शुद्ध होगा आपका गुंडे। कई बार सीमेंट की दुकानों पर लिखा रहता है सीमेंट, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट का पंचमाक्षर अड़ होता है और अड़ से ही लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंचमाक्षरों की बात की, और ये पंचमाक्षर जो होते हैं वो शब्दों के संरचना में, शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे जंतु जंतु, पंचम पंचम। समझ लिया इसको आपने? राजभाषा आयोग के अनुसार कार्यालय प्रयोग हेतु पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं और प्रयोग में सुविधा होती है। अब कई बार आप देखेंगे कि जंतु ऐसे भी लिखा रहता है और जंतु ऐसे भी लिखा रहता है, संबंध ऐसे भी लिखा रहता है और संबंध ऐसे भी लिखा रहता है। आप देखें कि इसके साइज में इसके साइज में कम अंतर है, इसके साइज में इसके साइज में अंतर है।